Hello everyone. So today's chapter statistics. स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी हम 8th क्लास में कर चुके हैं, डाटा हैंडलिंग वही चैप्टर है, आगे भी करेंगे 10th क्लास में भी, 11th 12th। सो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है दैट इज़ बेसिकली डील विद द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन। डेली लाइफ में हम रूटीन में हम ये देखते हैं कि हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपका लास्ट नेम, आपकी एज, ठीक है, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर। सो ऑल दिस इज़ डाटा, ठीक है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। सो दिस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द एनालाइजिंग, प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा, कि हम डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसे किस तरह से एनालाइज करते हैं, दैट इज़ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि जो डाटा है उसको किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ इस चैप्टर में ग्राफिकली वे से जो डाटा है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द 4 वेज। 4 तरीकों से हम जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक जो ऑलरेडी हमने 8th क्लास में भी ये टेबल हमने बनाया है, जिसमें हम क्लास इंटरवल लिखते थे, टैली मार्क्स एंड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए जब भी कोई इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, डाटा हम कलेक्ट करते हैं, सो द ईजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमारे डाटा को एक ईजी वे से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स, ठीक है, उनका हम एक टेबल बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर हाइट्स, ऑल अदर एग्जाम्पल लाइक पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, ठीक है, वो हम एक टेबल से, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, so that we easily get the information and understand कि क्या हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो हम easily इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक ऐसा टेबल है, easiest way to understand the data, to represent the data, to analyze the data, ठीक है। तो second one is, ये तो टेबल आ गया। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द ग्राफिकल वे, ग्राफ में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बार ग्राफ। बार ग्राफ एंड द नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। ठीक है, and the last one is frequency polygon। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 3 मैंने अभी यहाँ पे लिखे, दैट इज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दीज आर द ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये हम जो हैं ग्राफ में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं डाटा को समझने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये दोनों जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे इन एक्सरसाइज 14.3। तो चलिए एक एक करके इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं
ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। So here the question is 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week। तो यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है 30 चिल्ड्रंस का कि वो नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में कितने, जो वीक की बात हो रही है यहाँ पे, इन द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक में उन्होंने कितने आवर टीवी देखा वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो डाटा जो नंबर की फॉर्म में आपको दिया गया है, दैट इज द डाटा दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आवर्स। ये आवर्स हैं, 1 आवर, 6 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, दीज आर द आवर्स। जितने यहाँ पे 30 चिल्ड्रन की बात हो रही है, बच्चों की, कि ये लास्ट वीक में ये कितने आवर्स टीवी देख चुके हैं, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वी हैव टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल 5 to 10। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा गया है और हमें इन्होंने क्लास इंटरवल भी बता दी है, ठीक है। इन 9th क्लास आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगा बनाने के लिए, तो उन्होंने ऑलरेडी आपका काम इजी कर दिया है क्लास इंटरवल दे के। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 or more hours a week। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 और 15 से ज़्यादा आवर्स जो हैं वो टीवी देखते हैं इन अ वीक। तो ये क्वेश्चन जो है, ये तो हम अपना जो टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसी को देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। तो अगर आप यहाँ पे अपना डाटा देखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है दैट इज अबाउट 30 चिल्ड्रन। ये 30 चिल्ड्रन का हमें यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो नाउ हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनाना है। सो फर्स्ट कॉलम दैट इज द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल उन्होंने हमें बताई है कि हमें 5 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बताया हुआ है। सो फर्स्टली हम देखेंगे सबसे कम जो यहाँ पे आर है दैट इज 1। अगर आप देखें 1 है, सो दैट मीन्स आवर फर्स्ट क्लास इंटरवल दैट इज 0 to 5। फर्स्ट क्लास इंटरवल जो आपकी होगी वो 0 to 5 होगी। और यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे 17 दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स योर लास्ट क्लास इंटरवल विल बी 15 to 20। सो दैट मीन्स आपका जो ये बड़ा जो नंबर है वो लास्ट क्लास इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने डाटा को देखकर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी क्लास इंटरवल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, वो हम इसे देखकर बताएंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारा कॉलम होता है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन 8th क्लास वी हैव टैली मार्क्स। हम टैली करते थे, ठीक है, इस तरह से हम टैली करते थे 1 2 3 4 5। बट अब हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हम अपना थर्ड कॉलम यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड में बनाएंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हियर so this is class interval, and the second column is frequency. So here we have two column। हमारी जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 5 हमने स्टार्ट करनी है, 0 to 5। Second one is 5 to 10, and the third one is 10 to 15, and the last one is 15 to 20. So here we have only 4 class interval, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्लास इंटरवल की बात करें दैट इज 0 to 5। सो यहाँ पे 0 to 5 में हम जो काउंट करेंगे, 0 को करेंगे, 1 को करेंगे, 2 3 4, बट 5 यहाँ इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगा। That will be count in the second interval, that is 5 to 10।
5 to 10 में आपका 5 काउंट होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बट 10 यहाँ पे नहीं आएगा, 10 यहाँ काउंट होगा. सो दिस इज द वे टू काउंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अगर क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल में जो दिया गया है 0 to 5, तो यहाँ पे हम लास्ट का जो नंबर है वो यहाँ नहीं लेंगे. 5 यहाँ नहीं लिया जाएगा, यहाँ लिया जाएगा, बट यहाँ 10 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे 50 नहीं लिया जाएगा और यहाँ पे 20 नहीं लिया जाएगा. ठीक है, तो चलिए 0 to 5 डाटा हम अपना देखते हैं और काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जो 0 to 5 इंटरवल जो आज टीवी देखते हैं वो कितने हैं. सो 1 आपका यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दिस इज 10. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया. ओके, नाउ 5 to 10. 5 to 10 में हमारा 6 आ जाएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 13. नेक्स्ट इज 10 to 15. तो 10 to 15 के लिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 and this is 5. Okay, and the last one is 15 to 20. So in the first row, second row 1 2, so only 2 students. तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2. तो अगर आप इनको काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10 दैट इज 30. तो आपके पास टोटल आ रहा है 30. दैट मीन्स ये राइट है. टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं 30 चिल्ड्रन. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. बस यहाँ पे हमें सिर्फ क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी थी. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. दिस इज़ वेरी इजी. जस्ट हमें डाटा को करेक्ट फॉर्म में एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे डाटा को सिर्फ काउंट करना है. जो क्लास इंटरवल में जो हमारे डाटा आएंगे उन्हें हमें काउंट करना है और फ्रीक्वेंसी में हमें जस्ट लिखना है. अगर आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. 15 और 15 से ज़्यादा जो है वो कितने स्टूडेंट्स कितने चिल्ड्रन जो हैं वो टीवी देखते हैं. तो हम ये इजीली हम इस टेबल को देख के बता सकते हैं. दिस इज़ 15 to 20. ये जो लास्ट क्लास इंटरवल है जो हमें बता रही है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 15 और 15 से ज़्यादा घंटे जो है टीवी देखते हैं. सो 2. सो सेकेंड पार्ट का जो आंसर है 2 स्टूडेंट्स. यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है. सो 2 चिल्ड्रन. चलिए, सो ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. अब हम ग्राफिकल वे से जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात करते हैं. उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है. सो गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है एक पॉलिटिकल पार्टीज का दिया गया है. उनके द्वारा कितनी सीट्स जो हैं वो जीती गई हैं वो हमें दी गई हैं. तो जहाँ यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर 6 और उनके द्वारा जो सीट्स जीती गई हैं वो कितनी है यहाँ पे 6. डिफरेंट अलग अलग पार्टीज की अलग अलग दी गई हैं. एंड हियर we have to represent this data in the form of bar graph.
हमें यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, इस डाटा को एक ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस लेते हैं, ठीक है। This is your y-axis and this is your x-axis. ग्राफ में आपको ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ये डाटा बार ग्राफ, बिकॉज ग्राफ में हर एक यूनिट जो है आपको वहाँ पे लाइंस दी हुई होती हैं, तो वहाँ पे आप इसको इजीली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सीट्स दी गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, दैट इज A B C D E F, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में हम पॉलिटिकल पार्टी को शो करेंगे एंड ऑन द वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट सीट्स जो उनके द्वारा जीती गई हैं, वो हम वाई एक्सिस में दिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे कम जो नंबर है दैट इज 10 और सबसे जो बड़ा नंबर है दैट इज 75। सो दैट मीन्स हमें जो वाई एक्सिस में जो अपने नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है उनका जो डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज योर चॉइस कि आप कितना डिस्टेंस डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट में लेना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। बिकॉज अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप 1 1 लेके चलते हैं 1 2 3, तो इससे आपकी जो वाई एक्सिस है बहुत लंबी चली जाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज कर ले सकते हैं, हम 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज योर ओरिजिन हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वली मैं अगर डिवाइड करूं, सो यहाँ पे मैं 10 का डिफरेंस ले रही हूँ। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90। ओके, यहाँ पे मैं अब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। एक रेक्टेंगल बार से मैं ये शो करूंगी। तो अगर आप देख रहे हैं योर फर्स्ट पार्टी दैट इज ए, उनके द्वारा जो सीट्स जो जीती गई हैं दैट इज 75। तो हम यहाँ पे जब ए पार्टी को अगर हम यहाँ पे शो करेंगे तो 75 आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 75। ओके, तो आप देख सकते हैं दिस इज योर पार्टी ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पार्टी ए का जो ये रेक्टेंगल ये बार जो बनाया है दैट इज 75, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पार्टी आप लेंगे यहाँ से, दैट इज बी, कितना है 55। तो आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट जो पार्टी ली है, देखिए आपके जो ग्राफ में यहाँ पे डिफरेंस होगा 1 1 यूनिट का, तो यहाँ पे हर रेक्टेंगल जो बार आप लेंगे उसके बीच में एक यूनिट होना चाहिए। दैट मीन्स हर रेक्टेंगल के बीच एक डिफरेंस आपने शो करना है। तो जैसे कि अब बी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट गोज टू 55, तो 55 आपका यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज योर पार्टी बी, ठीक है, 55। एंड द नेक्स्ट वन इज C, that is 37। 37 आपका यहाँ, this is your C। Next one is D, that is 29। 29 आपका यहाँ आ जाएगा। This is your party D।
Now next one is party E, that is 10. So 10 is here. And the last one, F, that is 37. 37 here. So this is the bar graph. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में एक पॉलिटिकल पार्टी दी थी, ठीक है, एक कॉलम में, एंड इन द नेक्स्ट कॉलम उनके द्वारा जो सीट्स जीती गई हैं वो हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो इस तरह से हम जो बार ग्राफ है हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे आप एक बार बनाएंगे और हर एक रेक्टेंगल बार के बीच में आप स्पेस देंगे 1 यूनिट का, दैट इज ऑन द ग्राफ में ऑलरेडी आपका दिया होता है डिफरेंस जो है 1 यूनिट का। नाउ आपने ये तो बना दिया, बट यू हैव टू शो ऑन एक्स एक्सिस आप क्या दिखा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस में आपने ये जो ली है ABCDEF, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप ये बता रहे हैं, वाई एक्सिस में आप बता रहे हैं कि उनके द्वारा कितनी सीट्स जो हैं वो जीती गई हैं। सो दैट इज सीट्स 1 ऑन द वाई एक्सिस। सो दिस इज द बार ग्राफ। आल्सो यू हैव टू मेंशन कि आपने जो वाई एक्सिस में जो 1 यूनिट लिया है उसका क्या डिफरेंस है। आप अपने बार ग्राफ बनाने के बाद आगे ये लिखेंगे, बाय रिप्रेजेंटिंग political party on x-axis and seats 1 on y-axis। also आपने जो यहाँ पे y-axis में जो 1 यूनिट लिया है उसका आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस लिया है। सो हियर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट्स। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, सीट्स की बात हो रही है। सो हियर 10 सीट्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो डिफरेंस है दैट इज योर चॉइस, आप अपनी अकॉर्डिंग ये डिफरेंस ले सकते हैं। तो ये सभी का अलग होगा 1 यूनिट पर, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितना डिफरेंस ले रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम वाई एक्सिस में सीट्स की बात कर रहे थे, ये जो नंबर्स हैं दैट आर द सीट्स, तो हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट्स, ठीक है। अगर मार्क्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो दिस इज द बार ग्राफ। चलिए नेक्स्ट इज अ रैंडम सर्वे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन पार्क। तो यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है दैट इज द रैंडम सर्वे एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस इज गिवन हियर। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दी गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्क में जिनकी एज 1 से 2 इयर्स है, दैट इज 5। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 3 एज के हैं, दैट इज 3। सो यहाँ पे डाटा हमें दिया गया है और हमें बोला गया है, हमें यहाँ पे बोला गया है वी हैव टू शो दिस डाटा ऑन द हिस्टोग्राम, बाय द हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम है दैट इज द ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। जैसे कि अभी हमने बार ग्राफ बनाया था वैसे एक और हम तरीका यहाँ पे बताएंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज द हिस्टोग्राम। उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम भी बिल्कुल बार ग्राफ की तरह ही होता है, इसमें भी रेक्टेंगुलर बार होती है और यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, बट द डिफरेंस इज हियर कि
वहाँ जब हम बार ग्राफ बना रहे थे तो जो हमारी रेक्टेंगल जो बार थी उसकी जो विड्थ थी दैट इज सेम, वो सभी में सेम थी, 1 यूनिट की चल रही थी, सभी के बीच में डिफरेंस भी हम ले रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल बार लेंगे उसकी जो विड्थ होगी सभी की वो अलग होगी और उनके बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा जैसे कि हमने अभी बार ग्राफ में लिया था। तो चलिए हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो फर्स्टली मैंने जो डाटा यहाँ पे देखा तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमें क्लास इंटरवल दी गई है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं है। यहाँ पे आपकी जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। आपकी जो क्लास इंटरवल है उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, पर यहाँ पे डिफरेंस जो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ गया, 2 then 3 then 5 and here again 2, जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है। सो सबसे पहले हिस्टोग्राम के केस में जब भी आपको हिस्टोग्राम आए आपने सबसे पहले अपना टेबल देखना है कि आपके जो डिफरेंस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस दिया गया है वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ओके, सो दैट इज द हिस्टोग्राम। ओके, अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के अगर डिफरेंस की बात करें तो वहाँ पे हमें एक, अभी जैसे क्वेश्चन था वहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टी दी थी। यहाँ पे अगर आप दोनों कॉलम्स को अगर देखें तो दोनों कॉलम में हमें नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल है और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, जबकि बार ग्राफ में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों एक्सिस में नंबर्स को लेके चलेंगे, on x axis and on y axis also। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात हो रही है तो क्लास इंटरवल हम लेंगे x एक्सिस में और y एक्सिस में हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो ये टेबल है क्लास इंटरवल है उनका जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है, वो सेम नहीं है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो देखिए ओके, सो हियर दिस इज योर एज, यहाँ पे हमें एज दी गई थी, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए थे। फर्स्ट 2 कॉलम्स वही रहेंगे जो आपको दिए गए हैं। थर्ड कॉलम में आपका आएगा विड्थ and the last column is that is the length of the rectangle। तो चलिए सबसे पहले अपने जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। 1 सो हियर फर्स्ट 2 कॉलम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे दैट इज द सेम जो आपको दिया था क्वेश्चन में वही लिखे हैं। सो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है दैट इज द विड्थ। वो क्या है? विड्थ है। विड्थ में आप क्या करेंगे, जो आपकी क्लास इंटरवल है जो यहाँ पे दी हुई है उसका डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, 5 - 3 दैट इज 2, 7 - 5 दैट इज 2, 10 - 7 दैट इज 3, 15 - 10 that is 5 and the last one 17 - 15 that is 2। ये विड्थ में आपने सिर्फ अपनी क्लास इंटरवल का डिफरेंस लिखना है।
कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो इट्स वेरी इजी, आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए दैट इज डिवाइड बाय द विड्थ, वो यहाँ पे लिखनी है। जैसे 5 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे आप लिखेंगे, इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। Okay, so here 3 divided by 1, 6 divided by 2, and here 12 divided by 2, 9 divided by 3, 10 divided by 5, and the last one is 4 divided by 2. That is very simple. जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट डैट में जो सेकंड कॉलम है, डिवाइड बाय द विड्थ, जो विड्थ है उसको आप डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर इन ऑल द कॉलम, जो पूरा कॉलम है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, जो यहाँ पे सबसे लीस्ट विड्थ है, सबसे कम जो विड्थ है वो यहाँ पे सभी से मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर आप देख सकते हैं 1 दैट इज द लीस्ट नंबर हियर, सबसे स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस है दैट इज 1, तो आपने सभी में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5, नो, सभी में आपने वही नंबर मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे सबसे लीस्ट है दैट इज 1। तो सभी में मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। Now it is 5, this is 3, 6, 3, 2 and 2। तो हमारा जो टेबल का काम था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। यही 2 कॉलम जो हैं वो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे इन द केस ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन द क्लास इंटरवल इज नॉट वेरिंग। जब आपकी क्लास इंटरवल है जो वेरी नहीं करेगी तब आपने ये चीज़ नहीं करनी है, बट अगर उनका डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा, डिफरेंस सभी का अलग है, तो आप ये 2 कॉलम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। अब आप अगर अपनी क्लास इंटरवल यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज 1 to 17, तो यहाँ पे जो x एक्सिस है उसमें मैं 1 से 17 तक यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो लिखूंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सभी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। ग्राफ में आप इजीली ये कर सकते हैं। ओके, सो नाउ y एक्सिस में आप ये शो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सबसे कम नंबर है दैट इज 2, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे मुझे 6 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम इजीली यहाँ पे 1 का डिफरेंस ले सकते हैं बिकॉज नंबर्स जो हैं वो हमारे विद इन 6 हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 6। ओके, चलिए नाउ अब आप यहाँ पे सिर्फ अपना जो कॉलम है फर्स्ट एंड द लास्ट वन यही देखेंगे। 1 से लेके 2 तक आपकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज 5। 1 से लेके 2 तक आपकी जो लेंथ जा रही है वो 5 तक जा रही है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से
ओके, नेक्स्ट 2 से लेके 3 तक आपकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो जा रही है 3 तक। 2 से 3 तक आपकी जो लेंथ जा रही है वो 3 तक जा रही है। तो यहाँ पे okay, clear? Next one is 3 to 5, that is again 3 से 5 तक जाना है, अगेन 3। तो यहाँ से मैंने 3 से रेक्टेंगल अपनी जो लाइन है वो उठाई और मैं इसे लेके जाऊंगी 5 तक। नेक्स्ट 5 to 7, that is 6। 5 से 7 तक 6, तो 6 यहाँ है, सेवन टू 10 that is 3। 7 से 10 तक आप जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3 लेंगे। सो हियर 7 to 10 3। now 10 to 15 that is 2 and after 15 to 17 again 2 आपका यहाँ आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने 10 to 15 भी 2 एंड देन 15 to 17 अगेन 2। सो दिस इज द हिस्टोग्राम। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हर एक रेक्टेंगल जो बार है उनके जो विड्थ है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे 1 यूनिट आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे देखिए 5 आ गया। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में विड्थ जो है वो वेरी करेगी और इन रेक्टेंगल जो बार हैं इनके बीच में स्पेस भी नहीं होगा। नाउ हियर यू हैव टू शो व्हाट इज दिस। आप एक्स एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं? सो दिस इज योर एज। ये क्या थी? एज थी इन ईयर्स। तो यहां पे आप लिखेंगे proportion of children per interval, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ये लिया था दैट इज, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए जो आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी उसमें आपने जो मल्टीप्लाई किया था दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? पर इंटरवल, दैट मीन्स 1 इंटरवल। और अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका चेंज होता रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने बार ग्राफ में बताया था। सो दिस इज द हिस्टोग्राम। तो ये जो टेबल में हमने जो चेंजेस किए हैं वो उन्हीं टेबल्स में होंगे जिनमें हमें क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट दिया होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका डिफरेंस इक्वल है वहाँ पे आप डायरेक्टली अपना ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पे आपको अपने टेबल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स। हमने यहाँ पे अभी तक अपना जो डाटा है उसको शो किया कि उसको किस तरह से, किस वे से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द ग्राफ, ऑन द टेबल। बट नाउ स्टैटिस्टिक्स दैट इज आल्सो डील विद द सेंट्रल टेंडेंसी। तो आप सेंट्रल टेंडेंसी में जो पढ़ेंगे दैट इज मीन।
median and mode. मीन, मीडियन, मोड. सो तीनों जो हैं इनको निकालने के जो वे हैं दैट इज डिफरेंट. अगर आप मीन की बात करें तो हम मीन निकाल चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, मीन के बारे में बात कर चुके हैं. मीन को हम इस तरह से शो करते हैं एक्स और उसके ऊपर बार, दैट इज द मीन. आल्सो हम मीन को जो है क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं. ठीक है. सो एवरेज आपको पता है किस तरह से निकाली जाती है, दैट इज द सेम वे टू फाइंड द मीन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observations divide by number of observation. This is the formula to find the mean. ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको डाटा दिया गया है उन सभी का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द मीन. मीडियन, मीडियन की बात करें तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द मीन. कि जो भी आपको डाटा दिया गया है, whenever you have to find the median of the given data, firstly you have to arrange the data in the ascending order. ascending order में उसे लिखना पड़ेगा. after that you have to count the data कि आपके पास जो डाटा दिया गया है कितना है, नंबर ऑफ डाटा कितना है, काउंट करना पड़ेगा. अगर वो इवन में है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है. एंड इफ द नंबर ऑफ डाटा इज द odd, then the formula is different. ठीक है. In case of even you will use the formula n over 2 observation n over 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे इन दोनों का जो मीन है, इन दोनों का जो मीन आएगा दैट इज द मीडियन. उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे. एंड इन केस ऑफ ओड यू विल यूज अ फॉर्मूला n plus 1 over 2. दिस ऑब्जर्वेशन इज योर मीडियन. फॉर एग्जाम्पल आपने अपना डाटा काउंट किया, दैट इज 10. सो 10 इज द इवन नंबर. तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. n over 2 ऑब्जर्वेशन एंड n over 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. जैसे कि अभी आपको बताया गया कि आपने काउंट किया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 10 थी. सो 10 by 2 दैट इज 5th एंड हियर 10 by 2 5 plus 1 दैट इज 6th. सो 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन, आपको अपने जो डाटा दिया गया है वहां पे जो 5th ऑब्जर्वेशन होगी उसका और जो 6th ऑब्जर्वेशन है उसका, उन दोनों का मीन जो निकालना पड़ेगा दैट इज द मीडियन. वो क्या होगा, मीडियन होगा. बट इन केस ऑफ ओड, अगर आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओड है तो आपका फॉर्मूला एक ही यूज होगा, दैट इज n plus 1 over 2 ऑब्जर्वेशन. तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 9 है, आपने n में 9 डाला, 9 plus 1 that is 10, 10 divided by 2 that is 5. So जो आपकी 5th ऑब्जर्वेशन होगी, 5th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी that is your median, वो आपका मीडियन होगा. तो ये एक आपने ये ध्यान देना है, ओड और इवन के केस में जो फॉर्मूले हैं ये दोनों डिफरेंट हैं. इट इज n over 2 plus 1 and here n plus 1 over 2. तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. Now the next one is mode, that is very easy. इन सभी से इजी है. आपके जो डाटा दिया आपको दिया गया है उसमें जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी द मोड. फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा, मोड होगा.
So this is the set to calculate the central tendency by different way, mean, median and mode. तो चलिए इससे related question करते हैं. So this is your first question. Here the following number of goal was scored by a team in a series of 10 matches. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गोल्स बताए गए हैं कुछ टीम से, किसी टीम से जिन्होंने 10 मैचेस जो हैं वो खेले हैं. दैट मीन्स यहाँ पे 10 मैचेस का जो है डाटा दिया गया है. यू हैव टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. चलिए मीन से स्टार्ट करते हैं. तो जैसे आपका मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको अपने जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उन सभी का सम करना है. तो लिखेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3. इट इज 10. ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे 28 डिवाइड बाय 10, तो आपके पास जो आपका मीन आया है दैट इज 28 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2.8. सो दिस इज योर मीन. ओके, नेक्स्ट वन इज मीडियन. सो मीडियन के लिए मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था. फर्स्टली वी हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो हियर सबसे पहले आपका आ जाएगा 0 1 2 3. आपके पास जो है दैट इज 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 एंड 5. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी आपकी 10 थी. अरेंज कर दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ यू हैव टू काउंट द डाटा. आपको जो डाटा जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज 10. 10 इज द इवन नंबर. सो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज n/2 एंड n/2 + 1 वेयर n इज 10. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी 10 थी तो n 10 पुट करेंगे. 10/2 एंड 10/2 + 1. तो यह आपके पास आ गया 5th एंड 6th टर्म. ठीक है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 5th एंड 6th. तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो 5th टर्म है 1 2 3 4 5, दिस इज योर 5th टर्म. 6th टर्म आपकी क्या है वो भी 3 है. इन दोनों का जो मीन होगा दैट विल बी द मीडियन. तो आगे हम इन दोनों का मीन निकालेंगे. 3 + 3 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ से आपके पास आ गया 6/2 दैट इज 3. सो दिस इज योर मीडियन. ये आपके पास क्या आया, मीडियन आया. तो ये याद रखना, मीडियन निकालने से पहले डाटा अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. डाटा काउंट करेंगे. डाटा इवन है तो फॉर्मूला ये होगा, ओड है देन n+1/2. यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करके आपके पास ऑब्जर्वेशन आएगी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है. जैसे कि यहाँ पे 5th और 6th आई. इन केस ऑफ इवन यू विल गेट 2 ऑब्जर्वेशन. आपके पास 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगे. उन दोनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा दैट विल बी योर मीडियन. वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ ओड यू विल गेट ओनली 1 ऑब्जर्वेशन. तो आपने वो ऑब्जर्वेशन देखनी है कौन सी है, उसमें नंबर कौन सा है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, मीडियन होगा. चलिए, सो लास्ट इज दैट इज मोड. मोड सबसे इजी, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज योर मोड. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 3, नंबर 3 जो है दैट इज 4 टाइम्स हियर. सो आप लिखेंगे
frequency of tree is 4, therefore mod is equal to 3. So mod आपका क्या है 3 है. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन. This is your last question. The following observation arranged in ascending order. This question is very important. So according to this question already data arranged है ascending order में, तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया. एक तो कि डाटा को अरेंज करना है ascending order में, ऑलरेडी इन्होंने अरेंज करके ही दिया है. If the median of the data is 63, मीडियन भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. अभी तक हम मीडियन निकाल रहे थे, फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी मीडियन ऑलरेडी दिया है. बट हियर यू हैव टू फाइंड द एक्स. यहाँ पे x निकालना है. अब ये x क्या है, अगर आप देखेंगे आपकी एक ऑब्जर्वेशन x है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है. तो चलिए सबसे इजी है, मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है तो क्यों ना मीडियन का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं. सो मीडियन हियर, मीडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ इवन और ऑड जो है डिफरेंट है. तो यहाँ पे अगर हम अपने डाटा को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट इज इवन. सो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा दैट इज n/2 प्लस n/2 प्लस 1. इन दोनों ऑब्जर्वेशन का आप मीन निकालते थे, याद है अभी हमने क्वेश्चन किया. इवन के केस में इन दोनों ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन होती थी उनका हम मीन निकालते थे. दैट इज योर मीडियन, वो मीडियन होता था. ऑलरेडी मीडियन हमें दिया गया है दैट इज 63. हियर n इज 10, तो n की वैल्यू हम 10 पुट कर रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया. (10/2) that is 5th and this is 6th. तो अगर आप अपने डाटा को देखेंगे that is already arranged, तो 5th टर्म में 1 2 3 4 5, this is your 5th term and this is your 6th term. तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे. This is x and this is x plus 2. Okay, now here 126 and x plus x that is 2x. यहाँ से आपका 2 ट्रांसपोज होके यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. You will get 124. ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड योर वैल्यू ऑफ x इज 62. So in this question you have to find just the value of x. This question is very important. ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया गया था, आपको डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, आपको जस्ट एक ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी थी. आपने अपना जो मीडियन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ इवन वो यहाँ पे यूज़ किया. ऑलरेडी मैंने दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो यहाँ लिख दिया है. अभी जैसे रिसेंट जो अभी आपने पीछे जो क्वेश्चन किया वहाँ पे आप पहले इन दोनों ऑब्जर्वेशन को निकाल रहे थे फिर मीन निकाल रहे थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली मैंने दोनों का सम करके 2 लिख दिया, दैट इज द मीन. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इज 10, तो यहाँ से हमारी 5th और 6th ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो अगर आप उनकी वैल्यू देखेंगे दैट इज x एंड x प्लस 2, तो यहाँ से अपनी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. सो दिस इज द मीडियन. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है पेपर में. तो मीन मीडियन जो मोड हैं दीज आर दी वे टू कैलकुलेट दी सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो इसी चैप्टर में सिर्फ आपका यही था, आपके ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड द सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, थैंक यू.